मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये व्यंजक हमने दो स्थितियों में ज्ञात किया था। पहली स्थिति थी हमारी अक्षीय स्थिति, जब बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में हो तो तीव्रता क्या होगी विद्युत क्षेत्र की, ये हमने ज्ञात किया था। और ये तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात किया था E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³। और एक दूसरी स्थिति थी निरक्षीय स्थिति। इस स्थिति में भी हमने व्यंजक ज्ञात किया और ये व्यंजक हमने ज्ञात किया E बराबर 1/4πε0 इंटू p/r³। अक्षीय स्थिति को 1 और निरक्षीय स्थिति को 2, इन दो समीकरणों से व्यक्त किया। पहली स्थिति E1 और दूसरी स्थिति E2 कर देते हैं। इसकी तुलना की जाए, इन दोनों समीकरणों की यदि तुलना की जाए तो क्या पाते हैं हम? E1 बराबर होगा 2E2 के। मतलब अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तुलना में दुगना होगा। तो ये दो स्थितियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं, यदि कोई बिंदु है जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति में नहीं है बल्कि द्विध्रुव के साथ में कोई कोण बनाते हुए किसी स्थान पर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश है A और P, जो धन Q और ऋण Q आवेश से बने हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं O, और इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर, r दूरी है और इस r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब ये OP जो है वो AB के साथ थीटा कोण बनाता है। इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिख लेते हैं। माना कोण POA बराबर थीटा है। अब ये जो हमें वैद्युत द्विध्रुव लिया था, इसका द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं। AB के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ P बराबर हो जाएगा 2QA। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। P को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका P cos थीटा, ये होता है OP के अनुदिश, OP दिशा में। OP ये दिशा है तो यहाँ हो जाएगा आपका P cos थीटा। और फिर दूसरा है P sin थीटा, ये हो जाएगा OP के लंबवत, OP के लंबवत दिशा में। अब OP के लंबवत माने ये दिशा हो जाएगी
ये हुआ पी साइन थीटा। तो ये दो घटक हो गए, पी कॉस थीटा ओ पी की दिशा में और पी साइन थीटा ओ पी के लंबवत दिशा में। अब ये जो बिंदु P है, P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, इसलिए हम इस घटक के कारण यानी P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा लिखे इसे। क्योंकि बिंदु P घटक P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। इसीलिए P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको नाम दे देते हैं E1 बराबर। अक्षीय स्थिति के लिए हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब दूसरे घटक पर आ जाइए। चूँकि बिंदु P घटक P साइन थीटा के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है, इसीलिए P साइन थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P साइन थीटा, 2 नहीं होगा, P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये हुआ समीकरण क्रमांक 2। तो दो स्थितियाँ हमने लिख ली, अक्षीय स्थिति के कारण और निरक्षीय स्थिति के कारण। अभी जो दोनों घटक थे P cos थीटा, इसके कारण E1 और P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र E2, ये दोनों के दोनों घटक परस्पर लंबवत है। तो इसका जो परिणामी होगा वो ये होगा। तो अब हम इस परिणामी को ज्ञात करते हैं। तो ये जो परिणामी होगा विद्युत क्षेत्र का, ये हो जाएगा E बराबर वर्गमूल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 में जो E1 और E2 के मान ज्ञात किए उसको यहाँ रख देते हैं। E1 बराबर ज्ञात किया था 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, इस पूरे का वर्ग। फिर ऐसे ही E2 के लिए P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, इसका वर्ग। इस समीकरण को सरल करें तो ये हो जाएगा ऊपर
4p² कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 4πε0 इंटू r³ स्क्वायर। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा वर्गमूल के। फिर आगे p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4πε0 इंटू r³ स्क्वायर। अब यहाँ वर्गमूल के अंदर हर देखें समान है, इसको उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। अंश में देखें p² आपका उभयनिष्ठ है, इसको भी बाहर ले सकते हैं वर्गमूल के। तो ये हो जाता है p/4πε0 इंटू r³। अब वर्गमूल के अंदर जो बचा उसको लिख लो। ये है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 4 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, तो आगे समीकरण बन जाएगा p/4πε0 इंटू r³ इंटू 4 को दो भागों में तोड़ा 3 धन 1, तो ये हुआ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आगे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया p/4πε0 r³ इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस प्रकार ये जो व्यंजक मिला E बराबर p/4πε0 r³ इंटू √3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही व्यंजक किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करता है। आइए अब देखते हैं ये जो हमने समीकरण प्राप्त किया वो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता ज्ञात की थी उसको संतुष्ट करता है या नहीं। तो यहाँ हम दोनों स्थितियाँ देखते हैं। विशेष स्थितियाँ। पहली स्थिति थी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में जो बिंदु होता है वो द्विध्रुव के बढ़ी हुई अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो थीटा हो जाएगा 0, मतलब OP AB के साथ 0 अंश का कोण बनाएगा। तो थीटा बराबर 0 हो गया। ये थीटा बराबर 0 इस समीकरण में रख देते हैं, इसको क्रमांक दे देते हैं 3। तो थीटा बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। तो E बराबर हो जाएगा p/4πε0 r³ इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री प्लस 1। आगे सरल करें p/4πε0 r³ इंटू √3 कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो गया p/4πε0 r³ इंटू √3 प्लस 1 माने ये हो गया आपका 4, वर्गमूल 4 माने 2। तो ये हो जाता है 2p/4πε0 r³। अलग अलग चाहे तो आप कर सकते हैं। 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो ये जो व्यंजक था ये अक्षीय स्थिति के लिए था। तो समीकरण 3 अक्षीय स्थिति को संतुष्ट करता है। दूसरी स्थिति ले लीजिए
दूसरी स्थिति थी निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु होता है वो द्विध्रुव के सापेक्ष लंबवत होता है। तो लंबवत होने के कारण यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 90°। ये लंबवत होगा यहाँ पर ऐसा ए बी के सापेक्ष, इसलिए ये थीटा बराबर 90° समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 से हो जाएगा आपका E बराबर P/4πε0r³ इंटू √3 cos² 90° प्लस 1। cos 90 माने 0, तो ये आगे समीकरण बन जाएगा P/4πε0r³ इंटू 3 इंटू 0 प्लस 1। ये टोटल वैल्यू हो गई 1। 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1। तो P/4πε0r³ इंटू 1, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। 1/4πε0 इंटू P/r³। तो ये जो मिला ये निरक्षीय स्थिति है। तो समीकरण 3 इसको भी संतुष्ट करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।